नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। टीबी दो प्रकार का होता है, ये तो आप पहले से जानते होंगे। मैंने पहले की वीडियो में बहुत सारे वीडियो में मैं बता रखा हूँ कि टीबी दो प्रकार का होता है जो हमारे शरीर में होता है। वैसे दो प्रकार और भी है, वह उसका जिक्र मैं आज नहीं करूंगा। पहला टीबी होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा होता है लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस और चौथा होता है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। यह चार ट्यूबरकुलोसिस में से मैं दो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आज बताऊंगा। और उसमें जनरल यानी कि फर्स्ट लाइन ड्रग जिसमें चलता है वह टीबी, और जिसमें सेकंड लाइन ड्रग चलता है वह टीबी यानी कि एमडीआर टीबी या फिर प्री एक्सडीआर या एक्सडीआर टीबी। दोस्तों, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यह दोनों का हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया कि हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ा के अंदर हमारा टीबी अगर पाया गया है तो उसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। लेकिन हमारे फेफड़ा के अलावे किसी भी अंग में अगर टीबी पाया गया हो तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। हमारे छाती के अंदर यानी कि लंग्स जो होता है, लंग्स एक क्या है? लंग्स एक थैली है जहां पर हम सांस लेते हैं तो सांस वहां पे जाता है और उस हवा में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को वो ऑब्जर्व करता है और वहीं पर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके बाहर हम सांस फेंकते हैं। तो लंग्स का काम है, हमारे दोनों लंग्स में बराबर हवा जाती है और उसको फिर वह प्यूरिफाई करके वह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने में मदद करता है। तो यह लंग्स का काम हो गया। अब सपोज कीजिए लंग्स के अंदर किसी भी तरह का जख्म हो गया हो। जख्म के मतलब आप समझते होंगे। जब आप एक्सरे कराए होंगे, यह मैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप एक्सरे कराए होंगे तो आप देखे होंगे। मैं आज एक एक्सरे के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि एक्सरे में क्या दिखता है और कैसे हम समझेंगे कि हमारा ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। दोस्तों, आज एक पेशेंट का एक्सरे है मेरे पास, मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख रहे होंगे यह एक्सरे में आप इस एरिया में देखेंगे। अगर इस एरिया में यह उल्टा है या सीधा है, ठीक है। ये एरिया जो हमारा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, यह जो ब्लैक एरिया है वो हमारे लंग्स का भाग है, फेफड़ा का भाग है, जो हमें यह बताता है कि इस ब्लैक वाले एरिया में हवा भरी हुई है। जब भी पेशेंट से हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे के समय में उन्हें सांस लेने के लिए बोला जाता है, रोका जाता है और उस समय एक्सरे किया जाता है। तो इसमें हवा भरी अगर रहती है लंग्स में तो एक्सरे में हमारा ब्लैकनेस आता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट लंग्स में काफी अच्छा खासा हवा भरी हुई है और इत्मीनान से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही पेशेंट को राइट लंग्स में देखेंगे तो हमारा यहाँ पर हवा है लेकिन इस एरिया में देखेंगे व्हाइटनेस है। इसका मतलब होता है कि इस एरिया में पेशेंट को जख्म है और वहां पर लिक्विड है जिसको हम लोग कफ भी कहते हैं, या फिर जिसे जिस तरह इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से यहाँ पर लंग्स काफी ही वह जख्म हो चुका है। अब उसे ठीक करने में हमें यह टाइम लगता है और यह टाइम लगने के बाद भी जब हम ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, अब जब हम एक्सरे कराएंगे तो हम देखेंगे कि यह जो एरिया में जैसा था वैसा ही दिखाई देगा। आप देखे होंगे कि जब भी आप एक्सरे करवाए हैं फर्स्ट टाइम में, उसके बाद कभी आपको एक्सरे कराने के लिए नहीं बोला जाता है। हाँ, आपके दिमाग में अगर ऐसा चलते रहेगा कि सर हमारा एक्सरे में निकला था, हम एक्सरे करके दिखाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो भले ही डॉक्टर लिख देते हैं कि ठीक है एक्सरे करा लो, लेकिन यह जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ यह पता करने के लिए एक्सरे करना होता है कि अभी एक्टिव टीबी है कि नहीं। इस व्यक्ति को ये काफी यानी कि 50% से ज्यादा लंग्स में जख्म है और उस जख्म में वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जिसके वजह से उसे टीबी का दवा चलेगा। अगर वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो है वह अगर रिफाम्पिसिन से रेजिस्टेंट है तो एमडीआर की दवा चलेगी। और अगर यह व्यक्ति 2-3 बार दवा खा करके छोड़ चुका है और कुछ कीनोलॉन्स ग्रुप का दवा जैसे कि लेवोफ्लॉक्सासिन या फिर इंजेक्टेबल ड्रग जो है वह सब अगर उसे रेजिस्टेंट हो गया है तो उसे हम लोग एक्सडीआर में कन्वर्ट करते हैं या एक्सडीआर बोलते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊं, यह तो लंग्स की बात हो गई, लेकिन इसी लंग्स के बाहर, ये लंग्स के बाहर एक प्लूरा होता है। प्लूरा होता है यानी कि हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स के बाहर एक कैविटी होती है यानी कि एक ऊपरी तह होता है जिसको कह सकते हैं एक बैग होता है।
तो उस बैग और लंग्स के बीच में सपोज करें कि यह लंग्स है और ऊपर से एक बैग से ये भरा हुआ है, मतलब कि बैग के अंदर होता है, तो ये प्लुरा कहलाता है। अब प्लुरा के अंदर अगर पानी आ गया हो, बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे कि छाती में पानी आ गया, तो पानी के आने की वजह से भी हमें ट्यूबरकुलोसिस का दवा चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी हम टीबी के ही बैक्टीरिया पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर छाती की ही बात हो रही है, लेकिन छाती से बाहर है वह पानी, प्लुरा और लंग्स के बीच में है, इसलिए वह एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो गया। मैं एक एक्सरे दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीन पर एक एक्सरे दिखा रहा हूँ, आप देख सकेंगे इस एक्सरे में कि इसका जो इस एरिया में देख रहे हैं, इस एरिया में बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल व्हाइट है। इट मीन्स इसमें पानी है। और इसको हम क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि नीचे में देख रहे हैं कहीं पर भी ब्लैकनेस नहीं, यानी कि एयर वहां पे नहीं भरा हुआ है। अगर एयर नहीं भरा हुआ है दैट मीन्स ये वाटर है और ये लंग्स के बाहर है और लंग्स को 50% तक ये अपने ढक चुका है। अब इस व्यक्ति को सांस भी फूलेगा और सांस लेने में तकलीफ भी होगी। थोड़ा दूर अगर चलता है तो सांस फूलने लगेगा, सीढ़ियां चढ़ेंगे तो सांस फूलने लगेगा। वैसे जो पेशेंट को अगर वैसे जिस पेशेंट को अंदर में यानी कि लंग्स के अंदर जो जख्म होता है वो काफी होता है, तो उसकी वजह से भी सांस वो पूरा ले नहीं पाते हैं, तो वह उनको भी यह प्रॉब्लम होता है कि सांस फूलने का। ऐसे ऐसे पेशेंट को जिनका लंग्स में काफी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो वहां पर का जो इंटरनल स्किन है, यानी कि हमारा जो लंग्स होता है, एक तरह से मैं एक उदाहरण बताऊं कि जो अंगूर का गुच्छा देखते हैं ना, तो अंगूर के गुच्छा की तरह हमारा लंग्स का एरिया होता है और उसी अंगूर के गुच्छे में हमारा एयर जाकर के पास होता है, वहां पर कन्वर्टेड होता है, आपका ऑक्सीजन आपके शरीर को दे दिया जाता है। आपके शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो वहीं से उस अंगूर के गुच्छा से ही, यानी कि अल्वोलाई कहलाता है, अल्वोलाई से ही हमारा बाहर की तरफ सांस फेंकते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो उस जगह पे हमारा एयर पासिंग कम हो रहा है, इसके वजह से हमें वह सांस फूलता है। यह तो हो गई कि हमें क्यों होता है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि उनका इन्फेक्शन है ही नहीं उस टाइप का। तो यह भी एक मेजर पेशेंट है, मेजर पेशेंट इन द सेंस कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि काफी इनको इन्फेक्शन है। तो ऐसे से पेशेंट को ब्लड भी आ सकता है, जब कभी कस के खांस देंगे या कस के छींक देंगे तो उस दौरान उन्हें ब्लड भी आ सकता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में ब्लड नहीं आता है क्योंकि वह लंग्स के बाहर होता है, ठीक है। अब एक तो हो गया कि छाती के बाहर अगर पानी है तो उसको भी हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका सुने होंगे कि एसाइटिस है। एसाइटिस मीन्स होता है लीवर में स्वेलिंग है और लीवर से जो पानी निकलता है वह हमारे पेट में फैलने लगता है और उसमें भी हमारा पेट काफी गोल हो चुका होता है, बड़ा हो चुका होता है। जब हम डायग्नोसिस कराते हैं तो मालूम चलता है कि एसाइटिस है, और एसाइटिस को भी हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मानते हैं। और उसमें भी हमारा चाहे टीबी है या एमडीआर टीबी है, उसका एसाइटिस के लिए हम पेट से पानी निकालते हैं और पेट से पानी निकालने के बाद उसका जांच करते हैं। जांच करने में हमें दो तरह का जांच उसमें भी करना होता है, एएफबी करते हैं और सीबी नेट करते हैं। अगर सीबी नेट में रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट आ गया तब तो उससे डायरेक्ट एमडीआर की दवा चलाई जाती है, और अगर रिफाम्पिसिन नहीं रेजिस्टेंट आया है और सिर्फ सिम्टम दिखाई दे रहा है तब पर भी हम उसे टीबी का दवा चलाते हैं, जो फर्स्ट लाइन टीबी का दवा चलता है, और उसमें वह पेशेंट ठीक भी होता है। 6 महीने का ट्रीटमेंट में वो ठीक भी हो जाता है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी में यह दो केस हो गया, लंग्स के बाहर जो पानी होता है उसमें या फिर पेट में जो पानी होता है उसमें। तीसरा केस मैक्सिमम जो होता है वह होता है ग्लैंड में। आपके इस एरिया में ग्लैंड जो होता है, गिल्टी जो होता है वह फूल जाता है, या इस एरिया में, है ना। हमारे गर्दन के एरिया में बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं जहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, वो एएफबी का ही इन्फेक्शन होता है, उसके वजह से वह स्वेलिंग हो जाता है। तो वहां पर भी हमें जो टीबी होता है उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। या फिर हमारे आंख में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो आंख के टीबी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ एक दो जांच कराने के बाद ही डॉक्टर लोग डिक्लेयर करते हैं कि हाँ आपको आई का टीबी है, तो उसमें भी हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रग का दवा चलाते हैं और वो ठीक होता है। अब ग्लैंड टीबी में हम कैसे पता करेंगे कि हाँ हमारा ये टीबी का पेशेंट है या एमडीआर का पेशेंट है? तो जब भी हमारा ग्लैंड होता है ना, तो ग्लैंड के अंदर एक लिक्विड जमा हो जाता है। उस लिक्विड को हम एफएनएसी के तहत, एफएनएसी यानी कि फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि नीडल घुसा करके वहां पर से लिक्विड निकाला जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है, देखा
जाता है कि उसमें एएपी का बैक्टीरिया है या नहीं है, या फिर एक तरह से एक छोटा-सा बायोप्सी होता है, उसमें पता चलता है कि हाँ, ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है। तो वह उससे भी हम लोग जाँच करके पता कर लेते हैं। ग्लैंड के टीबी में अगर वह लिक्विड ज़्यादा मात्रा में निकल सकता है, निकाले हैं, तो उसे हम सीबी नॉट भी टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि हाँ, वह एमडीआर है कि नहीं, ठीक है? कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हमारा ग्लैंड दिख रहा था और ग्लैंड की वजह से टीबी का डायग्नोसिस हुआ और टीबी का दवा चलने लगा। 2-3 महीना हो गया, पहले सूख गया था लेकिन फिर से ग्लैंड उभरने लगा और वह एक जख्म का रूप ले लिया। तो जख्म अगर हो जाता है उस ग्लैंड में, तो कभी-कभी है कि डॉक्टर लोग उसे चीर करके वहाँ पर से जो पस है उसको निकाल भी देते हैं, और नहीं तो सही छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि 10-15 दिन के बाद वह खुद ब खुद वहाँ पर से पस निकलने लगता है, और पस जब पूरा निकल जाता है और दवा चूँकि हम खा ही रहे होते हैं, तो वह सूख भी जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। तो ग्लैंड टीबी को हम ऐसे इस तरह से ट्रीट करते हैं। इसके बाद होता है हमारे स्पाइन में टीबी का होना या बोन में टीबी का होना। तो देखिए, जिस जगह पे हमें दर्द होता है, कभी-कभी मैक्सिमम लोगों को तो स्पाइन में दर्द होता है। स्पाइन में दर्द होता है तो ऐसा नहीं है कि हाँ, डायरेक्ट वे में स्पाइन में टीबी हो गया और दर्द होना शुरू हो गया। कभी होता है ऐसा कि हमारे स्पाइन में इंजरी हुआ हो, इंजरी इन द सेंस कि हम कभी गिरे हों या फिर हमारा स्पाइन में किसी तरह का फ्रैक्चर हुआ हो, उस वजह से जब हम उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हों और उस दौरान अगर हमें टीबी का बैक्टीरिया इन्फेक्शन लगा हो, तो हो सकता है कि वह बैक्टीरिया वहाँ पर जाकर के पनप रहा हो और धीरे-धीरे वहाँ पर के हड्डियों में वह अपना पैठ बना लिया हो, और उसके वजह से भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है स्पाइन में। तो जनरली बोन टीबी होता है तो हमारे शरीर के किसी भी बोन में टीबी हो सकता है। सिर्फ ये है कि डॉक्टर लोग अगर एक्स-रे करवाते हैं या एमआरआई कराते हैं और वह बताते हैं कि हाँ, इन्हें टीबी की दवा चलना चाहिए, तो उनका टीबी की दवा चलता है और वो ठीक भी होते हैं। कोई-कोई व्यक्ति ऐसा कमेंट किए हैं कि सर, हमारा 2 साल पहले टीबी हुआ था और ग्लैंड टीबी था, और आज के डेट में मुझे फिर से पीठ में दर्द होने लगा या फिर सर्दी-खाँसी होने लगी, खाँसी बहुत होने लगा। मुझे डर लग रहा है कि मुझे फिर से तो टीबी नहीं हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक बार टीबी आपको हो गया तो दोबारा फिर होगा, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि एक बार हमको पल्मोनरी हुआ है तो अगली बार एक्स्ट्रा पल्मोनरी होगा या फिर से पल्मोनरी ही होगा। आपका इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से बहुत सारे शरीर में कमियाँ होती है, विटामिन्स की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, तो हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया जल्दी पनप जाता है। तो उसके लिए हम थोड़ा-सा ये ध्यान ज़रूर रखेंगे कि जब हम टीबी से ठीक हो गए हों, तो प्रोटीन वगैरह का अच्छा खासा मात्रा में हम खाना खाएँगे, जिससे कि हमारे शरीर में तंदुरुस्ती आए। विटामिन्स का ख्याल रखेंगे। आप जानते होंगे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स कोई भी टैबलेट आप खा सकते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनो सिस्टम थोड़ा-सा मजबूत हो। हरा साग-सब्जियाँ पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रोटीन जिसमें ज़्यादा पाया जाता हो, उसको ज़्यादा ध्यान दें। इससे क्या होगा कि आपके हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ेगा और आपका वज़न जो कम हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस के दौरान, वह भी वज़न भी बढ़ने लगेगा। बहुत सारे लड़कियों में, महिलाओं में ये रहता है कि सर, मेरा वज़न बहुत कम हो गया। चिंता मत कीजिए, वज़न कम हुआ है तो 10 दिन में बढ़ जाएगा, 1 महीना में बढ़ जाएगा। पहले टीबी की बीमारी को 100% ठीक कर लीजिए, वज़न पर मत जाइए। ऐसा नहीं है कि हाँ, वज़न कम हो गया 2 किलो या 1.5 किलो तो हमारा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। दवा अगर आप खा रहे हैं तो 100% बीमारी ठीक हो रहा है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में या पल्मोनरी में हमारा यही होता है कि दवा के खाने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया हुआ है, जो भी होम रेमेडी बताया हुआ है, जैसे कि फैटी लिवर अगर है तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर भूख नहीं लग रहा है तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी है कि सर, खाने का इच्छा नहीं करता, मन नहीं करता। भाई, अगर आप 15, 16, 20 टैबलेट तक डेली खा रहे हो, कहाँ से खाने का इच्छा करेगा? थोड़ा-सा आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा, और वैसा चीज़ खाएँ जिसमें कि आपको मैक्सिमम चीज़ मिल सके जो आपकी ज़रूरत है। और मैं बता रखा हूँ कि आप चना का जो अंकुरा हुआ हुआ होता है, स्प्राउट, चना का स्प्राउट या मूँग का स्प्राउट, या फिर आप गेहूँ का स्प्राउट खा सकते हैं। गेहूँ को भी रात भर फूलने के लिए दे दें और उसे कपड़ा में बाँध करके ठंडे जगह पे रख दें। देखिएगा कि 2-3, 4 दिन के अंदर उसमें अंकुर आ गया, और उस अंकुर के साथ अगर आप खाते हैं तो वह भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा, लेकिन उसको खाने में थोड़ा-सा चिपचिपा लगता है, इस कारण मैं उसका प्रेफ़र नहीं करता हूँ। तो आप चना का या फिर मूँग का स्प्राउट खा सकते हैं। उसे अच्छी तरह से बना लें, थोड़ा-सा मसाला-वसाला डाल कर के अच्छी तरह से बना लें ताकि आपको स्वादिष्ट लगे। तो आप उसमें नमक, मिर्ची वग़ैरह डाल कर के या नींबू डाल कर के खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि सर, नींबू तो मना रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, नींबू मना रहता है। कोई-कोई कहते हैं कि सर, खट्टा चीज़ मना रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, खट्टा चीज़ मना रहता है। आप सभी
चीज खा सकते हैं। आप जबरदस्ती भी अपने शरीर में खाना को डालिए, क्योंकि आपके शरीर में जितना दवाइयाँ जा रही है ना, क्योंकि आपके शरीर में जितना दवाइयाँ जा रही है उसको भी उसकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें खाना खाना ज़रूरी है। अंततः हम लोग यही नतीजा पे पहुँचते हैं कि जितने भी तरह के आपके मन में डर लग रहा है, उस डर को बिल्कुल निकाल दीजिए। आपके लिए ही इस चैनल को क्रिएट किया गया है ताकि आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाए। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी के बारे में कुछ-कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि स्किन का टीबी हो सकता है, कान का टीबी हो सकता है। कहने का मतलब कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी में बहुत सारे अंग जो हैं, जो लंग्स के बाहर के किसी भी अंग में है अगर टीबी, तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। शरीर के 2 हिस्से में कभी टीबी नहीं होता, वह है हमारा बाल और दूसरा है नाखून। तो बाल और नाखून में ट्यूबरकुलोसिस नहीं पाया जाता है। इसके अलावे शरीर के अन्य भागों में, सभी भागों में टीबी हो सकता है। किडनी का टीबी हो सकता है, लीवर का टीबी हो सकता है, पैंक्रियाज का टीबी हो सकता है। जनरली होता नहीं है, लेकिन हो सकता है, ठीक है? तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जनरली जो हमें ज़्यादा कष्ट देने वाला ट्यूबरकुलोसिस होता है, वह होता है पल्मोनरी, और वही दूसरे को फैलता भी है। और बहुत सारे लोगों का यह भी भ्रांतियाँ रहता है कि सर मुझे 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, मैं अभी भी फैमिली से दूर रह रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है कि आप दूर रह रहे हैं, लेकिन आप अगर रेगुलर वे में 3 महीना भी दवा खा लिए हैं ना, तो आपके शरीर में से इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। अब आपसे इन्फेक्शन दूसरे को नहीं फैलेगा। थोड़ा-सा सावधानी कर सकते हैं कि आप अपने मुँह पे मास्क लगा के रखें, लेकिन फैमिली के साथ रह सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी और पल्मोनरी के बारे में अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। और भी अपडेट यानी कि और भी जानकारियाँ जो-जो है, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं बताते रहूँगा कि हाँ, और क्या-क्या हो सकता है। और भारत सरकार इसको जड़ से खत्म करने के लिए, इंडिया से खत्म करने के लिए ही अभियान चला रखी है कि आपको टीबी जल्दी ठीक हो और पूरे भारत से, इंडिया से यह टीबी हमेशा के लिए जाए। उसी के लिए इतना महँगी-महँगी दवाइयाँ विदेशों से ला कर के आपको दिया जा रहा है। बेडाक्विलिन बहुत महँगी दवा है। उसके बाद और भी जो दवाइयाँ हैं, आप अगर कभी ज़रूरत पड़ा होगा आपको खरीदने की, एक तो दूसरे जगह दवा मिलता नहीं है प्राइवेट में, अगर मिलता भी है तो इतना महँगा होता है कि सभी के बस की बात नहीं है कि हाँ, दवाइयों को खरीद करके खा सकें। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आप टीबी का दवा अगर खा रहे हैं तो 100% ठीक हो रहे हैं। यह हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं कहते यह भी सुना हूँ कि सर कैसे पता चलेगा कि हाँ, हम ठीक हो रहे हैं कि नहीं ठीक हो रहे? सर उसी के लिए आपका टेस्ट, फ़ॉलो-अप टेस्ट लिया जाता है। और किसी-किसी का ऐसा होता है कि फ़ॉलो-अप के टेस्ट में कुछ दवाइयाँ और भी रेज़िस्टेंट कर जाता है, तो उसमें उसका दवा रिप्लेस करके दूसरा दवा दिया जाता है, या हो सकता है कि शॉर्टर रेजिमेन से हटा करके उसे लॉन्गर रेजिमेन पर भेजा जाता है। इसलिए आप चिंता ना करें, एमडीआर हो या एक्सडीआर हो, प्री एक्सडीआर हो या टीबी हो, सभी का फ़ॉलो-अप टेस्ट होता है और फ़ॉलो-अप से ही पता चल पाता है कि टीबी हमारा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी की दवा खा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी में तो ज़्यादा कुछ कष्ट नहीं है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में जो जख्म होता है, या फिर ग्लैंड में टीबी होता है, या फिर लंग्स के बाहर पानी होता है, तो उस पानी को भी निकाल दिया जाता है, या दवा जब आप खाते हैं तो पानी सूख भी जाता है। तो इस तरह जब प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत हो कि हमारा टीबी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि टीबी मुझे खखार में नहीं, यानी कि स्पुटम में पॉज़िटिव नहीं आया था, हमारा ब्रोंकोस्कोपी कर के वहाँ से मटेरियल निकाला गया था, उसका जाँच किया गया था, तो उसमें सीबी नैट में पॉज़िटिव आया था और रेज़िस्टेंट आया था। तब उनके दिमाग में ये चलते रहता है कि हाँ, हमें फिर से वही टेस्ट करवाने के लिए हमें ब्रोंकोस्कोपी 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 लगा करके फिर से करवाते हैं और जाँच करवाते हैं। मालूम पड़ता है कि 5 महीना, 4 महीना दवा खा चुके होते हैं, तो उनका नेगेटिव आता है। तो उनका जो पैसा या 10,000 गया, वो उनके अपने दिमाग के सोच की वजह से गया। मैं 1-2 पेशेंट को देखा हूँ, जिन्होंने मेरे से सलाह लिया कि सर मैं ब्रोंकोस्कोपी फिर से कराऊँ? मैंने बोला नहीं, लेकिन उन्होंने करवाया, फिर उसका सीबी नेट करवाया। तो तरह-तरह के लोग होते हैं, अलग-अलग उनका सोच होता है। यह सब कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप किसी भी कॉलेज में नाम लिखा लिए हों, एडमिशन करा लिए हों, अब वहाँ पर पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या 6 महीने बाद या 8 महीने बाद फिर से एडमिशन कराने जाते हैं क्या उसी कॉलेज में? नहीं ना। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डायग्नोसिस करने के लिए ही सीबी नेट करना है। सीबी नेट टेस्ट हमारा फ़ॉलो-अप के लिए नहीं है। सीबी नेट टेस्ट हमारा ब्रोंकोस्कोपी का मटेरियल निकाल के करने के लिए नहीं है। मैं जितना समझा रहा हूँ उससे आप सही से समझ रहे होंगे कि हमें जब एक्स-रे कराया जाता है, या स्पुटम का टेस्ट कराया जाता है, या सीबी नेट कराया जाता है, तो फर्स्ट टाइम कराया जाता है।
बीच में स्पुटम का टेस्ट होता है तो सीवी नेट नहीं होता है, वह फॉलो अप जाता है तो एलपीए के लिए जाता है या फिर अदर कोई दवा रेजिस्टेंट कर रहा है कि नहीं, सेकंड लाइन एलपीए के लिए जाता है, कल्चर के लिए जाता है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बार-बार आप अगर सीवी नेट टेस्ट करा रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, खास करके ब्रोंकोस्कोपी तो कराना ही नहीं है, आपको फर्स्ट टाइम में। और दूसरी बात, एक्स-रे भी अगर आप देख रहे हैं, तो एक्स-रे में जो प्रॉब्लम है, ये हमारा ठीक होने के बाद भी यहाँ पर जख्म का दाग रहेगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल बाद यही होगा कि जो व्हाइटनेस है ना, उस व्हाइटनेस में कुछ कमी आएगी लेकिन व्हाइटनेस रहेगा। तो हम कभी भी डायग्नोसिस के अलावे बाद में एक्स-रे नहीं कराएँगे। बार-बार अगर हम डॉक्टर को बोलेंगे एक्स-रे कराने के लिए तो अंत में लिख देगा। बार-बार हम बोलेंगे ब्रोंकोस्कोपी कराने के लिए तो अंत में लिख देगा। पैसा आपको भरना है। तो आप अगर टीबी का दवा खा रहे हैं और डॉक्टर को अगर ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं और वह नहीं लिख रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती उनसे लिखाएँ नहीं, आपका पैसा बर्बाद होगा। उसी पैसा को आप अपने शरीर पे लगाएँ, खाने-पीने में लगाएँ, तो आप सही से ठीक हो पाएँगे। और दूसरी बात, कभी भी इसके बारे में नेगेटिव मत सोचिए। 100 में 100% लोग ठीक होता है, नहीं ठीक होता है तो बस वही जो दवा छोड़ देता है, इसके वजह से वह नहीं ठीक हो पाते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।